हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई बच्चों? आप क्या हाल चाल आपके सभी के? बढ़िया। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं डेविडसन और जर्मर के प्रयोग की बात हम करने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था, याद है? ये चित्र हमने बना रखा है, डेविडसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट का है। ये उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप अपने पास है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चों हम इसमें करने वाले क्या है, हम इसमें क्या प्रूव करने वाले हैं। तो देखो, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था मतलब डी ब्रोगली की अवधारणा में मैंने बताया था बच्चों, ये निकल क्रिस्टल यहाँ लिख देता हूं कि डी ब्रोगली ने क्या बताया। डी ब्रोगली ने बताया कि जो कण होते हैं बच्चों, वो कैसी प्रकृति रखते हैं? तरंग प्रकृति रखते हैं। यानी कणों की भी द्वैत प्रकृति होती है। कण यानी द्रव्य यानी पदार्थ की भी द्वैत प्रकृति होती है। तो उस चीज को प्रूव करने वाले जो वैज्ञानिक थे, जिनका प्रायोगिक सत्यापन जो करने वाले वैज्ञानिक थे, वो डेविडसन और जर्मर थे। तो ये हम यहाँ डेविडसन एवं जर्मर के प्रयोग की बात कर रहे हैं। तो कणों की तरंग प्रकृति होती है, इसको प्रूव करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो क्या थे अपने पास में? डेविडसन और जर्मर थे। और उनका हम प्रायोगिक सत्यापन आज करेंगे और बताएंगे कि देखो किस तरीके से उन्होंने इस चीज को प्रूव किया कि कण जो होते हैं, मेनली यहाँ इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया और इलेक्ट्रॉन को लेकर उन्होंने तरंग प्रकृति को प्रूव किया। डेविडसन और जर्मर के प्रयोग में बच्चों इलेक्ट्रॉन को लेकर, इलेक्ट्रॉन यानी कण को लेकर तरंग प्रकृति प्रूव की। और तरंग प्रकृति को प्रूव करने के लिए इन्होंने तरंग का एक गुणधर्म, केवल और केवल एक ऐसा गुणधर्म जो तरंग प्रकृति से ही प्रूफ हो सकता है, वह है विवर्तन। तो इस प्रयोग में इन्होंने क्या किया बच्चों? तरंग प्रकृति के विवर्तन को प्रूफ कर दिया। लिया क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन यानी कण लिया, लेकिन प्रूफ क्या हुआ? विवर्तन हुआ। और विवर्तन केवल और केवल कौन रखता है? विवर्तन केवल और केवल वही बता सकता है जो तरंग प्रकृति रखता है, यानी तरंग प्रकृति का गुणधर्म होता है विवर्तन। तो इन्होंने विवर्तन को प्रूफ कर दिया। लिया क्या? कण। फिर भी इन्होंने क्या प्रूफ किया? विवर्तन। तो बाद में प्रूफ हुआ कि वास्तव में कण क्या रखते हैं बच्चों? तरंग प्रकृति भी रखते हैं। उसी चीज को मैं पढ़ने वाले हैं। इसे कण के द्वारा तरंग प्रकृति को प्रूफ करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन लिया गया बच्चों, उसका वेग बहुत ज्यादा होता है, अत्यधिक वेग का इलेक्ट्रॉन होता है। अत्यधिक वेग का मतलब हो गया कि बच्चों वो वेग जिसको हम प्रकाश के वेग से तुलना करने लायक बना देते हैं। अत्यधिक वेग का मतलब सबसे ज्यादा वेग, हम जैसे प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड मानते हैं, तो मैं बोलूँ कि इसका वेग बहुत अधिक है। तो कहीं ना कहीं उस वेग की तुलना हम प्रकाश के वेग से कर सकते हैं। तो यहाँ काफी अधिक वेग यहाँ इलेक्ट्रॉन का लिया गया। अब इसका हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने यहाँ बना रखा है और किस तरीके से उन्होंने किन बातों को प्रूव किया वो हम यहाँ सीखते हैं बच्चों। कि बच्चों यहाँ इन्होंने एक टंगस्टन का फिलामेंट इन्होंने लिया। ये क्या बना रखा हमने? टंगस्टन का फिलामेंट हमने यहाँ बना रखा है। और ये जो टंगस्टन का फिलामेंट अपने पास होता है, टंगस्टन का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों ये टंगस्टन जो होता है वो इजीली में गर्म हो जाता है। जैसे हम बात करें बल्ब में बात करते हैं, तो बल्ब में जो तार होता है बच्चों, बल्ब में वो टंगस्टन का ही वायर आपके पास होता है। तो वो इजीली में गर्म होकर क्या निकालता है बच्चों? वहां से प्रकाश निकालता है, मतलब कण निकालता है, तरंगे वहां से निकाल सकता है, इलेक्ट्रॉन वहां से निकालता है। तो यहाँ हमें टंगस्टन फिलामेंट का हम यूज करते हैं। टंगस्टन फिलामेंट का यूज हम इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनों के हमारे लिए बच्चों किसके रूप में काम आता है? स्रोत के रूप में काम आता है। इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के रूप में हम टंगस्टन फिलामेंट का यहाँ यूज करते हैं। ये कैसे निकालता है उसको हम पढ़ेंगे। इसका कनेक्शन किसका बच्चों? टंगस्टन फिलामेंट का कनेक्शन हम लो टर्मिनल बैटरी से कर देते हैं, यानी निम्न वोल्टता। यहाँ निम्न वोल्टता की बैटरी का उपयोग हम करते हैं। लगभग बच्चों यहाँ 6 वोल्ट से 12 वोल्ट का विभवांतर दिया जाता है। यहाँ लगभग 6 वोल्ट से 12 वोल्ट का विभवांतर दिया जाता है। इस फिलामेंट पर बच्चों हम बेरियम ऑक्साइड का लेपन कर देते हैं। फिलामेंट पर जैसे ये बेरियम ऑक्साइड का लेपन हम कर देते हैं ऊपर। सर क्यों करते हैं बेरियम ऑक्साइड का लेपन? क्योंकि बेरियम ऑक्साइड का लेपन इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चों जो बेरियम ऑक्साइड होता है, इस बेरियम ऑक्साइड का जो कार्यफलन होता है
वो काफी कम होता है। बेरियम ऑक्साइड का कार्यफलन काफी कम होता है और हमें ये पता है कि कार्यफलन कम होगा तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बहुत जल्दी होने लग जाएगा, बहुत कम ऊर्जा पर ही यहाँ इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाएगा। तो यहाँ हम जैसे इसको वोल्टेज देते हैं तो बच्चों ये गर्म होता है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की प्रक्रिया ही पढ़ रखी है और हमें इलेक्ट्रॉन, पहले देखो हमें इलेक्ट्रॉन लेकर विवर्तन को प्रूफ करना है तो हमें इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करवाने के लिए हम टंगस्टन फिलामेंट का यह यूज कर रहे हैं। इस टंगस्टन फिलामेंट पर हम बेरियम ऑक्साइड का लेपन कर देते हैं क्योंकि इसका कार्यफलन कम रहता है। तो आप कम वोल्टेज की बैटरी का यूज इसलिए तो कर रहे हैं ताकि इजीली में कम वोल्टेज देने पर ही यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लग जाता है। तो यहाँ से बच्चों इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लग जाता है। जैसे आप लो वोल्टेज की बैटरी का यूज करते हैं, फिलामेंट गर्म होता है, गर्म होने से उसको एनर्जी मिलती है और ये धातु अपने पास है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन का प्रक्रिया प्रारंभ होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने लगते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बच्चों, सभी दिशाओं में क्या होंगे, फैलेंगे, स्प्रेड होंगे, सभी दिशाओं में फैलेंगे। लेकिन हमें सारे दिशाओं में फैले हुए इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन एक बिल्कुल सीधे पुंज में चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट अवे चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन ऐसे, भाई हमें इलेक्ट्रॉन ये इधर भी जाएंगे, सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे भाई, लेकिन हमें सभी डायरेक्शन के इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉनों का एक पुंज प्राप्त करते हैं। पुंज का मतलब हो गया कि एक हम इलेक्ट्रॉनों की क्या प्राप्त करते हैं, बीम हम प्राप्त करते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की बीम ले यानी सभी इलेक्ट्रॉनों को एक ही रेखा में हम क्या करें, संरेखित करें। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक बेलनाकार नली का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं बच्चों, यहाँ एक बेलनाकार नली का उपयोग किया गया। और इस बेलनाकार नली में एक छोटा सा संकीर्ण, ये छोटा सा पार्ट बिल्कुल होलो, मतलब ये पूरा तो भरा हुआ है आपके पास में, ठीक है, एक छोटा सा पार्ट जिसमें इलेक्ट्रॉनों का सीधा पुंज निकल जाए, यानी इलेक्ट्रॉनों के पुंज के लिए बेलनाकार नली का उपयोग किया गया। और ये बिल्कुल छोटी नली इसके अंदर होती है, जिसमें से ये देखो ये जो जा रहे हैं बच्चों, ये सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों के पुंज के लिए। तो इलेक्ट्रॉनों के पुंज के लिए इसके अंदर इस बेलनाकार नली में क्या किया जाता है बच्चों, अपने पास संकीर्ण पुंज बनाया जाता है, संकीर्ण नली इसमें बनाई जाती है जिससे इलेक्ट्रॉन सीधा निकल जाए, पुंज के रूप में निकल जाए। लेकिन हमें बच्चों इस इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब जब हम 6 वोल्ट 12 वोल्ट तक विभवांतर इसको देते हैं, बैटरी से हम कनेक्ट कर रखे हैं जिसको 6 वोल्ट 12 वोल्ट का विभवांतर देते हैं, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका इतना ज्यादा विभवांतर नहीं होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होती है, और हमें यदि प्रूव करना है विवर्तन को तो उसका स्पीड ज्यादा रखना पड़ेगा। और स्पीड ज्यादा रखने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इस बेलनाकार नली का कनेक्शन किससे कर देते हैं, उच्च वोल्टता से कर देते हैं। उच्च वोल्टता कैसी बच्चों, धनात्मक, क्योंकि धनात्मक के पास उच्च वोल्टेज रहेगा, इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव वोल्टेज दिया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से क्या करेंगे, गति करेंगे। तो यह उच्च वोल्टता वहां दी जाती है। और ये जो उच्च वोल्टता अपने पास होती है, ये जैसे उच्च वोल्टता देंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉनों का एक संकीर्ण पुंज निकलेगा। ये इलेक्ट्रॉनों का कैसा पुंज है अपने पास में, संकीर्ण पुंज है, ठीक है। इसको बच्चों इलेक्ट्रॉन गन भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन गन क्यों कहा, क्योंकि गन यानी जहां से बुलेट निकलती है। इलेक्ट्रॉन गन क्यों कहा, क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रॉन अधिक स्पीड से क्या करता है, मूव करता है, अधिक स्पीड से गति करता है, क्योंकि यहीं पर हम उच्च वोल्टता की बैटरी का उपयोग करते हैं। उच्च वोल्टता भी सर कितना उच्च वोल्टता, लगभग 40 से 70 वोल्टेज, 40 से 70 वोल्टेज हम जब इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो बहुत ज़्यादा स्पीड से आता हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ से संकीर्ण पुंज का जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का बच्चों हम यहाँ पर एक निकल क्रिस्टल लगाते हैं। उस निकल क्रिस्टल पर क्या करवाते हैं, आपतित करवाते हैं। तो निकल क्रिस्टल पर जैसे आपतित करवाते हैं तो निकल क्रिस्टल का क्या कार्य होता है, उन इलेक्ट्रॉनों का बच्चों क्या कर देता है, प्रकीर्णन कर देता है। प्रकीर्णन क्या मतलब क्या होता है बच्चों, सभी दिशाओं में फैलाना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ सभी दिशाओं में फैल जाता है, अर्थात परावर्तित हो जाता है। जैसे मान लो आपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स दिए, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। तो यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का निकल क्रिस्टल पर आपतित करवाए जाते हैं, बहुत अधिक स्पीड से आते हुए इलेक्ट्रॉन, यानी इसलिए लिखा बच्चों आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज, पुंज यानी ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हम यहाँ आपतित करवाते तो उन इलेक्ट्रॉनों का प्रकीर्णन कर देता है।
अब ये इलेक्ट्रॉन बच्चों सभी दिशाओं में जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ जा रहे हैं उनका पता लगाने के लिए, उनका डिटेक्शन करने के लिए, उनका संसूचन करने के लिए हम यहाँ पर एक संसूचक का यूज करते हैं। ये संसूचक जो होता है एक वर्ताकार पैमाने पर लगा होता है। इस पैमाने पर हम उसकी तीव्रता का आकलन देखते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उन तीव्रता का हम आकलन देखते हैं। तो यहाँ क्या देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, देखो मेन कॉन्सेप्ट यही से अपने पास में, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉन कैसे विवर्तन दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन किस प्रकार से हुआ, वही मेन अब यहाँ पर अपने पास बात आने वाली है। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों अपने पास में, ये इलेक्ट्रॉन आए, संसूचक ने इलेक्ट्रॉनों का पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ गए हैं, इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं, इलेक्ट्रॉन उधर गए हैं, सभी जगह पता लगाया। और इस संसूचक के साथ में क्या जोड़ा गया, एक धारामापी जोड़ा गया, गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया। अब हुआ क्या, अच्छा सर धारामापी क्यों जोड़ा गया, क्योंकि धारामापी किसका मापन करता है, विक्षेप का मापन करता है। जैसे मान लो धारा की विक्षेप यानी तीव्रता का मापन करता है। जैसे मान लो बच्चों कम विक्षेप आ रहा है, मान लो विक्षेप इधर ही पहुंचा, एक विक्षेप इधर पहुंचा है, पहले नंबर दूसरे नंबर पर पहुंचा, तो हमें देखेंगे पहले नंबर में विक्षेप क्या आ रहा है, कम आ रहा है, दूसरे नंबर में विक्षेप क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। क्योंकि धारामापी में स्टार्टिंग में जो नीडल होता है, जो संकेतक होता है वो 0 पर होता है। लेकिन जैसे धारामापी में करंट का फ्लो दिखाई देता है या धारामापी ऐसे सर्किट से जुड़ा रहता है जिसमें धारा का प्रवाह होता है, तो ये धारामापी विक्षेप देता है। यदि इसमें विक्षेप कम आ रहा है इसका मतलब धारा की तीव्रता कम है, विक्षेप ज्यादा आ रहा है इसका मतलब धारा की तीव्रता ज्यादा है, अपने पास में अधिक है। तो यहाँ क्या हुआ कि इस 40 संसूचक में इलेक्ट्रॉन आए। अब इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता का, इलेक्ट्रॉनों का विक्षेप देखने के लिए हमने यहाँ धारामापी का यूज किया और वर्ताकार पैमाने पर कहाँ का इलेक्ट्रॉन आए वो हम यहाँ देखते हैं। अब देखो हुआ क्या इसके अंदर हुआ क्या कि कैसे ही हम बताएंगे कि बच्चों विवर्तन होता है। तो सबसे पहले हम विवर्तन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। विवर्तन हमारे चैप्टर नंबर 10 में है। विवर्तन का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि बच्चों विवर्तन में क्या होता है कि प्रकाश की तरंगे आती है, प्रकाश की तरंगे आई और इन प्रकाश की तरंगों के अंदर कुछ न कुछ पतांतर और पतांतर की वजह से कुछ न कुछ कलांतर बन जाता है। तो जो प्रकाश अपने पास आता है तो उस प्रकाश की तरंगों के मध्य में पथांतर और कलांतर बन जाता है और पथांतर और कलांतर की वजह से प्रकाश की जो तीव्रता होती है सभी जगह एक समान प्राप्त नहीं होती है। कुछ जगह प्रकाश की तीव्रता आपको अधिक दिखाई देती है और कुछ जगह प्रकाश की तीव्रता कम दिखाई देती है और इसी घटना को हम क्या कहते हैं बच्चों, विवर्तन कहते हैं। विवर्तन प्रकाश का भी होता है और लाइट का साउंड का भी होता है, ध्वनि का भी होता है, जो चैप्टर नंबर 10 में पढ़ चुके हैं। तो ये इन्होंने क्या कहा अपने पास में, इन्होंने क्या कहा कि प्रकाश जो होता है, जब भी प्रकाश अपने पास यहाँ आता है तो उन प्रकाश की तरंगों के मध्य पथांतर और कलांतर बनता है। तो कुछ बिंदु पर तीव्रता ज्यादा प्राप्त होती है प्रकाश की, कुछ बिंदु पर तीव्रता कम, तीव्रता ज्यादा यानी आयाम ज्यादा, कुछ पर तीव्रता कम यानी आयाम कम प्राप्त होता है। तो ये अपने पास विवर्तन होता है कि तीव्रता में वेरिएशन आता है, तीव्रता में परिवर्तन हमेशा रहता है। ये एक बिंदु पर तीव्रता ज्यादा, फिर कम हो गई, फिर ज्यादा हो गई तीव्रता प्रकाश की, फिर कम हो गई, यानी तीव्रता ज्यादा मतलब कुछ जगह लाइट गिर गई, कुछ जगह लाइट नहीं गिरी, कुछ जगह लाइट गिर गई, कुछ जगह लाइट नहीं गिरी। इस तरीके की प्रक्रिया विवर्तन में दिखाई दिया। क्या यही इलेक्ट्रॉन बताता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को भी तो यह विवर्तन को ही प्रूव करना है, तो इलेक्ट्रॉन क्या ऐसे ही बताएगा अपने पास? देखो क्या क्या हुआ, देखा क्या गया बच्चों, यहाँ इलेक्ट्रॉन आए अपने पास, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इधर आए, ठीक है, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अपने पास आए और वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब आए तो उसका संसूचक की सहायता से क्या किया गया, संसूचन किया गया और ये देखा गया कि धारामापी में कितना विक्षेप आ रहा। तो धारामापी में विक्षेप स्टार्टिंग में तो क्या हुआ, जब वो वोल्टेज कम ले रहे थे, 10 वोल्ट 20 वोल्ट 25 वोल्ट, तो इतना वोल्टेज ले रहे थे, तो उनका देखो परिवर्तन किस तरीके से आया। और परिवर्तन बच्चों में ग्राफ की सहायता से आपको समझा रहा हूं। परिवर्तन किसके अंदर बच्चों? तीव्रता में, तीव्रता के अंदर परिवर्तन। और तीव्रता में परिवर्तन क्यों आया उसको भी हम समझेंगे। यहां जैसे प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन है बच्चों, उस इलेक्ट्रॉन की तीव्रता का मापन करने के लिए हमने संसूचन का धारामापी के साथ कनेक्शन कर रखा है। वर्ताकार पैमाने पर ये इस तरीके से रोटेट अपने पास करता रहता है। अब इलेक्ट्रॉन आए, जब उन्होंने बच्चों या 10 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वोल्ट ऐसे 40 वोल्ट तक उन्होंने विभवांतर दिया। तो देखो मैं ग्राफ किसमें बना रहा हूं, ये मान लो ये अपने पास संख्या है और ये तीव्रता का ग्राफ है, तीव्रता का ग्राफ है। ये वोल्टेज ले लो यार, ठीक है, ये वोल्टेज ले लेते हैं।
ये तीव्रता है, इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं उनकी तीव्रता है। तो ये देखा गया कि तीव्रता में बहुत कम परिवर्तन आ रहा है। यह तीव्रता मान लो आपके पास में कितनी आ गई, मान लो ये बहुत सारे बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉन अपने पास है, 4 बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉन है। मान लो ए बिंदु पर जब धारा मापी की सहायता से इलेक्ट्रॉन की तीव्रता का मापन किया गया तो मान लो 10 आ गया, यहाँ मान लो 8 आ गया, यहाँ मान लो बच्चों 12 आ गया, यहाँ मान लो 9 आ गया। तो कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं आ रहा था, बहुत ज्यादा परिवर्तन, हाँ परिवर्तन तो आ रहा था, कुछ बिंदु पर तीव्रता अधिक, कुछ बिंदु पर तीव्रता कम आ रही थी, लेकिन इतना ज्यादा परिवर्तन नहीं आ रहा था जिस समय बता सके कि 100% ही विवर्तन की घटना है। लेकिन जैसे उन्होंने विभव 40 वोल्ट से अधिक करना स्टार्ट किया और लगभग बच्चों उन्होंने 44 से 68 वोल्ट तक ज्यादा परिवर्तन देखा। जैसे उन्होंने यहाँ इलेक्ट्रॉन को 44 से 68 वोल्ट का विभवांतर, बहुत उच्च वोल्टता होती है बच्चों इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उन्होंने तीव्रता में परिवर्तन बहुत ज्यादा देखा, तीव्रता में परिवर्तन बहुत ज्यादा देखा। जैसे मान लो यहाँ तीव्रता 10 आ गई, या बच्चों मान लो 1 ही आ गई, या मान लो 0 भी आ गई, या मान लो अपने पास कितनी आ गई 20 भी आ गई। तो उन्होंने फिर क्या लगाया कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन जब आ रहा है अपने पास में, इलेक्ट्रॉन जब अपने पास आ रहा है तो यहाँ तीव्रता अलग अलग जगह अलग अलग प्राप्त हो रही है। अब तीव्रता यदि अलग अलग जगह अलग अलग प्राप्त हो रही है तो इससे क्या सेंस, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन तो इधर भी जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की तीव्रता तो हर जगह समान प्राप्त होनी चाहिए थी, लेकिन हर जगह समान प्राप्त नहीं हो रही थी। तो उन्होंने देखा कि वास्तव में यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसी घटना आ रही है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की तीव्रता लगातार परिवर्तित हो रही है। और तीव्रता लगातार परिवर्तित किस में होती है बच्चों, विवर्तन में होती है। तो उन्होंने कहा कि देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है और क्या बता रहा है, विवर्तन को बता रहा है। तो एक बात सिद्धत उनके लिए फिर बन गई। लोगों ने क्या कहा, जो वैज्ञानिक थे उन्होंने, उनकी वैज्ञानिकों ने, कम्युनिटी ने क्या कहा कि भाई ये देखो ये तीव्रता में जो परिवर्तन तुम्हारे पास आ रहा है, जैसे उन्होंने 44 से 68 वोल्ट में, जो डेविडसन जर्मर थे उन्होंने 44 से 68 वोल्ट जब लिया तो तीव्रता में परिवर्तन बहुत ज्यादा उनको दिखाई दिया, और बहुत ज्यादा परिवर्तन दिखाई दिया तो उन्होंने कहा कि विवर्तन हो रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति को बताता है, अर्थात कणों की तरंग प्रकृति होती है। लेकिन वैज्ञानिकों ने की कम्युनिटी ने ये कहा कि भाई देखो ये इस वजह से तुम्हारे पास हो सकता है कि जैसे यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हो, या कुछ 5 ही पहुंच रहे हो, या पहुंच ही नहीं रहे हो, और या पहुंच ही नहीं रहे तो या बहुत ज्यादा पहुंच रहे, तो या इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंच रहे थे, हो सकता है कि तीव्रता ज्यादा आ रही हो, या इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहे तो तीव्रता बिल्कुल ही नहीं प्राप्त हो रही है। तो भाई ये तेरे पास जो तू कर रहा है भाई डेविडसन जर्मर, तुम जो कर रहे हो ये विवर्तन नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉनों के नंबर की वजह से क्या हो रहा है, तीव्रता ज्यादा और कम आ रही है। अब ये बात उनके लिए और ज्यादा सिरदर्द बन गई कि वास्तव में क्या ऐसा हो रहा है क्या। तो इन्होंने क्या किया फिर बच्चों, इसी प्रयोग में यहां पर एक फिल्टर का यूज किया, इसी प्रयोग में इन्होंने एक फिल्टर का यूज किया, या एक फिल्टर का यूज किया जिसको इलेक्ट्रॉन फिल्टर कहा गया। अब सर ये इलेक्ट्रॉन फिल्टर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन फिल्टर क्या करेगा, जैसे मुझे बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन यहां भेजने हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन फिल्टर की, फिल्टर यानी फिल्टरित करना, अलग करना, तो यह 5 इलेक्ट्रॉन भेजने हैं, तो ये फिल्टर इस तरीके से लगाया गया है कि हम 5 इलेक्ट्रॉन ही यहां से पास करवा सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों का नंबर हमें डिसाइड करने के लिए कि हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉनों को डिसाइड करने के लिए इलेक्ट्रॉन फिल्टर का यूज हमने किया। तो यहाँ से केवल बच्चों, अभी तो देखो क्या किया जा रहा था, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ तीव्रता का अध्ययन किया जा रहा था, और वो बात उनके लिए एक सिरदर्द बनकर साबित होगी क्या, कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाने पर धारा मापी में विक्षेप ज्यादा आ रहा था, तीव्रता ज्यादा आ रही थी, इलेक्ट्रॉन कम जाने पर धारा मापी में विक्षेप कम आ रहा था, अर्थात तीव्रता कम प्राप्त हो रही थी, ये कोई विवर्तन नहीं था। ऐसा वैज्ञानिकों की कम्युनिटी ने डेविडसन और जर्मर को कहा। लेकिन ये हार कहाँ मानने वाले थे भाई, तो उन्होंने फिर प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद लिए उन्होंने यह फिल्टर का यूज कर दिया। अब यहाँ से केवल और केवल, देखो कितनी बड़ी बात है, यहाँ पर कितना दिमाग उन्होंने लगाया होगा कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का यूज किया। यहां इन्होंने केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या करवाया बच्चों, आपतित करवाया। तो जब इन्होंने एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का यूज किया, अब देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन की क्या खास बात, टूट तो सकता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल, टूट तो सकता ही नहीं है। अब क्या हुआ,
अब इलेक्ट्रॉन का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का यूज किया तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन परकिणित होगा, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, इधर जाएगा, सभी जगह तो जा नहीं सकता क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है और वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सभी जगह नहीं जा सकता, वो एक ही जगह जा सकता। तो एक ही जगह तीव्रता उसको बतानी चाहिए थी, सभी जगह उसको तीव्रता का यानी सभी जगह धारामापी विक्षेप आना ही नहीं चाहिए था। पहले बात तो यदि एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मान लो वो एक इलेक्ट्रॉन बच्चों इधर गया है, वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा है, तो धारामापी यह संसूचक जब इधर जाएगा तब भी धारामापी विक्षेप बताएगा, इधर तो विक्षेप ही नहीं आना चाहिए था धारामापी में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई, हुआ क्या कि सभी जगह पहले बात तो विक्षेप आ रहा था, सभी जगह पहले बात तो विक्षेप आ रहा था, और जो विक्षेप आ रहा था बच्चों सभी जगह समान वापस नहीं आ रहा था, यानी केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन टूट तो सकता नहीं है भाई कि इलेक्ट्रॉन टूट गया, कुछ इलेक्ट्रॉन का पोर्शन उधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। केवल एक इलेक्ट्रॉन जब आया तो यही पर विक्षेप आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, सभी जगह विक्षेप आ रहा था, यानी सभी जगह यहां तीव्रताएं प्राप्त हो रही थी और सभी जगह तीव्रता एक समान भी नहीं आ रही थी, सभी जगह तीव्रता अलग अलग आ रही थी और सभी जगह अलग अलग तीव्रता आ रही थी। तो बात प्रूफ हो रही थी कि वास्तव में यहां पर क्या हो रहा है, विवर्तन हो रहा है। यहां क्या हो रहा है, विवर्तन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चों यहां से इलेक्ट्रॉन तरंगे निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से तरंगों के रूप में आ रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन तरंगों के रूप में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से तरंगों के रूप में आ रहा है। और ये जो तरंगे हैं, इन तरंगों के मध्य हर जगह कलांतर और पतांतर उत्पन्न हो रहा है, पथ का अंतर आ रहा है, कुछ तरंगे पहले आ रही है, कुछ तरंगे बाद में आ रही है, उनमें पथ का अंतर आ रहा है, उनमें कलांतर बन रहा है। और इसी पथांतर कलांतर की वजह से क्या हो रहा है, कुछ जगह लाइट पहले गिर रही है, कुछ जगह लाइट बाद में गिर रही है, कुछ जगह लाइट गिर ही नहीं रही है। इस वजह से कुछ जगह पर प्रकाश की तीव्रता ज्यादा प्राप्त हो रही है, कुछ जगह पर प्रकाश की तीव्रता 0 प्राप्त हो रही है, कुछ जगह प्रकाश की तीव्रता कम प्राप्त हो रही है। तो उन्होंने कह दिया कि वास्तव में यहाँ पर अपने पास में क्या होता है, विवर्तन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन तो यहाँ विवर्तन बता ही नहीं सकता था, तो यहाँ पर विवर्तन हो रहा है। तो विवर्तन कौन बताएगा बच्चों, तरंगे बताएगी। हम ले क्या रहे थे, इलेक्ट्रॉन कण ले रहे थे, लेकिन वास्तव में तरंगों की प्रकृति जो है कौन सी, विवर्तन, वो प्रूफ हो रही है। तो ये प्रूफ हो गया कि वास्तव में जो कण होते हैं वो तरंग प्रकृति भी रखते हैं, यानी कणों का भी क्या होता है, ड्यूल नेचर यानी द्वैत प्रकृति होता है। अब हम बात करें कि ये परिवर्तन हमें बताना है। अब उन्होंने बच्चों, मैंने क्या कहा, अलग अलग विभव लेकर, इन्होंने अलग अलग विभव लेकर प्रकाश की तीव्रता का अलग अलग आकलन इन्होंने किया। और सबसे ज्यादा क्योंकि जब बच्चों वो अलग अलग विभव ले रहे थे तो ये जो कोण है, थीटा जो कोण है जिसको हम परकिनन कोण कह रहे हैं, इसका मान भी अलग अलग प्राप्त होता है, इसका मान भी क्या होता है, अलग अलग प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 54 वोल्ट पर, कितने वोल्टेज है बच्चों, 54 वोल्ट पर, 54 वोल्ट पर जैसे इन्होंने इलेक्ट्रॉन का बीम यहाँ आपतित करवाया तो 54 वोल्ट पर जो थीटा आया, थीटा यानी 50 डिग्री, मान लो बच्चों 50 डिग्री है और 50 डिग्री वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा तीव्रता प्राप्त हुई, सर्वाधिक तीव्रता। अलग अलग विभव पर क्या हो रहा था बच्चों, परकिनन कोण अलग अलग आ रहा था और सबसे ज्यादा जो तीव्रता प्राप्त हुई, सबसे ज्यादा जो तीव्रता प्राप्त हुई वो यहाँ 54 वोल्ट पर, 54 वोल्ट, जब उन्होंने 54 वोल्ट इन्होंने लिया, 54 वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन इन्होंने, यानी वोल्टेज कितना दिया इलेक्ट्रॉन को, 54 वोल्ट दिया, तो यहाँ 50 डिग्री का जो परकिनन कोण आया वहां पर सबसे ज्यादा तीव्रता प्राप्त हुई, यानी आपके पास मैक्सिमा 54 वोल्ट पर 50 डिग्री के लिए इसमें क्या होता है, प्राप्त होता है। अब इसको, अभी हमने कहा कि 44 से लगभग 68 वोल्ट लिया और 44 से 68 में भी इन्होंने सबसे ज्यादा तीव्रता कितने वोल्टेज पर देखी, 54 वोल्ट पर देखी, और 54 वोल्ट पर भी अपने पास थीटा कितना आ रहा था, 50 डिग्री आता। तो इन्होंने बच्चों 44 से लेकर 68 तक, 44 से लेकर 68 तक प्रकाश की तीव्रता के लिए इन्होंने ग्राफ में वेरिएशन बताया कि कहाँ पर वेरिएशन ज्यादा और कम उनको दिखाई दे रहा था। तो एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर मैं ग्राफ बनाता हूँ। हाँ, एक बात और देखें, भी अभी तक ये प्रूफ तो हो गया, लेकिन इसको मैथमेटिकल भी प्रूफ करेंगे हम। ये डी ब्रोगली की अवधारणा को ये साबित कर पा रहा है क्या, तो हम डी ब्रोगली की अवधारणा को भी साबित करेंगे, क्योंकि डी ब्रोगली ने तो सबसे पहले सजेशन दिया था कि कणों की तरंग प्रकृति होती है।
और डी ब्रोगली की अवधारणा को साबित करने वाले जो वैज्ञानिक थे, या इस डेविडसन और जर्मर का जो मैथमेटिकल सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक थे, वो कौन थे बच्चों? ब्रेक। तो हम ब्रेक की समीकरण की सहायता से इसका मैथमेटिकल भी प्रूव करके आपको बताने वाले हैं कि कण जो होते वास्तव में तरंग प्रकृति रखते हैं। तो अभी आप नोट कर लीजिए, फिर मैं ग्राफ और ब्रेक की समीकरण आपको समझाता हूं। तो जो कम टाइम में हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज डिलीवर कर दे। बहुत सारा डाटा हमारे माइंड में फिट है बच्चों, बहुत सारी चीज़ें यहाँ फिट है। हम डेविडसन और जर्मर का प्रयोग यदि बता रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि डेविडसन और जर्मर के प्रयोग से संबंधित बातें हैं, इनका बैकग्राउंड तक हमें सारी चीज़ें डिटेल से पता है, किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया होगा, किस तरीके से सोचा होगा, उनका पूरा बायोग्राफी हमें डिटेल से पता है। तो हम कम टाइम में इन चीज़ों को आपके पास डिलीवर करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ कुछ चीज़ें पहले ही बना दी है। देखो बच्चों, इन्होंने जो परिवर्तन का अध्ययन किया, मैंने कहा कि लगभग 44 से 68 वोल्ट के मध्य उन्होंने लेकर तीव्रताओं का परिवर्तन का अध्ययन किया। 54 वोल्ट पर 50 डिग्री के लिए सबसे ज़्यादा तीव्रता प्राप्त उनको हुई। तो यहाँ देखिए 44 वोल्ट पर, देखो यहाँ इसका मतलब क्या है, इस ग्राफ का मतलब क्या है कि पहले तीव्रता देखो मान लो बढ़ रही है, फिर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, थोड़ा कम परिवर्तन हो रहा है, तीव्रता कम ज़्यादा हो रही है लेकिन परिवर्तन कम हो रहा है। यहाँ तीव्रता में परिवर्तन थोड़ा क्या हो गया अपने पास, ज़्यादा हो गया। यहाँ तीव्रता में सबसे ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है और अधिकतम तीव्रता भी प्राप्त हो रही है। इसी तरीके से यहाँ भी परिवर्तन कम दिखाई दे रहा है, यहाँ भी तीव्रता में परिवर्तन कम दिखाई दे रहा है। तो ये ग्राफ इस तरीके से बताना चाह रहे हैं हम कि इन ग्राफ की सहायता से वो ये बताना चाह रहे थे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन है, सबसे ज़्यादा जो तीव्रता प्राप्त होती है वो 54 वोल्ट पर 50 डिग्री के लिए कोण के प्राप्त होती है। तो आप ये भी नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं ब्रेक की समीकरण को। तो चलो सीखते बच्चों ब्रेक समीकरण से। ठीक है, ब्रेक समीकरण क्या होती है। अब हमें पता है कि बच्चों इलेक्ट्रॉन आ रहा था और इस निकल क्रिस्टल पर क्या हो रहा था, आपतित होकर परिकिणित हो रहा था और अलग अलग कोण हमने को प्राप्त हो रहे थे। ये कोण हमने थीटा ले रखा था। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अपने पास में अब बच्चों निकल क्रिस्टल में क्या होते हैं, बहुत सारी सतह अपने पास होती है, बहुत सारे जालक इसमें होते हैं। कैसे देखते हैं कि ये इस चीज का मतलब निकल क्रिस्टल का मैं जो जालक है उसकी संरचना बना रहा हूं। जैसे निकल क्रिस्टल है अपने पास में और निकल क्रिस्टल में बहुत सारे जालक होते हैं अपने पास में जैसे ये हो गए, इसमें बहुत जगह जगह अपने पास में इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित है। इलेक्ट्रॉन नहीं भाई यहाँ इसकी संरचना में बहुत सारे जालक अपने पास में विद्यमान है, निकल 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 इस तरीके से विद्यमान है। अब हुआ क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आए अपने पास में। ठीक है, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि बच्चों इलेक्ट्रॉन इस पहले वाली जालक संरचना पर आपतित होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ हम आपतित करवा रहे हैं भाई ये इलेक्ट्रॉन आपतित करवा रहे हैं हम यहाँ, और यह इलेक्ट्रॉन परिकिणित हो चुका है। तो ये आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज है, ये आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज है, ये परावर्तित या परिकिणित इलेक्ट्रॉन पुंज है। अब इलेक्ट्रॉन ये निकल क्रिस्टल है अपने पास, ये निकल क्रिस्टल में ये दो जालकों के मध्य की दूरी है स्मॉल डी, ये 0.91 एंगस्ट्रॉम होती है बच्चों। ये केमिस्ट्री में कुछ चीजें आती है, कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड में टर्म्स का या यूज कर रहा हूं कि ये क्रिस्टल जो निकल क्रिस्टल है निकल क्रिस्टल में दो जालकों के हालांकि काफी कम दूरी होती है, तो 0.91 एंगस्ट्रॉम है यहाँ। अब इलेक्ट्रॉन ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहले वाले जालक पर ही आपतित हो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आपतित हो सकते हैं, यहाँ पर भी होते हैं। तो दूसरे इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा हूँ बच्चों, दूसरे इलेक्ट्रॉन पुंज को मैं यहाँ आपतित करवा रहा हूँ। तो ये भी आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज है और ये परिकिणित इलेक्ट्रॉन पुंज है। ठीक है, ये अपने पास में परिकिणित इलेक्ट्रॉन पुंज है। ये कोण हमने कितना माना है बच्चों, थीटा माना है, ये कोण थीटा माना है। और हमने अधिकतम तीव्रता यहाँ पर हमने बताई कि कितने कोण के लिए प्राप्त की, 50 डिग्री के लिए कोण के लिए प्राप्त की। अधिकतम तीव्रता हमने 50 डिग्री के कोण के लिए प्राप्त की है। ये थीटा हमने 50 डिग्री ले लिया। अब हमें यहाँ देखना है क्या वास्तव में यहाँ पतांतर या कलांतर आता है क्या। हमने यदि पतांतर का यहाँ फॉर्मूला निकाल लिया, क्या हमें पता चल गया कि यहाँ पतांतर हो रहा है, तो हम यदि पतांतर निकाल लेंगे, पतांतर की कंडीशन को यदि हम विवर्तन में अधिकतम तीव्रता वाली कंडीशन के साथ रख देंगे, तो कहीं ना कहीं हमें मैथमेटिकल कुछ बातें यहाँ प्रूफ होने वाली है।
उन्हीं चीज़ों को हमें देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पतांतर निकालना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, क्योंकि निकल क्रिस्टल पर ही क्या होते हैं, अलग अलग जालक होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल की बाहरी सतह की जालक पर ही आपतित हो जाते हैं, कुछ अंदर तक आपतित हो जाते हैं। अब ये जब अपने पास आपतित होकर जब वापस जाते हैं तो इनके मध्य में कुछ न कुछ पथ का अंतर आता है, किसी का पथांतर, किसी का दूरी ज़्यादा रहता है, किसी का पथांतर कम रहता है, नहीं किसी की दूरी कम रहती है। तो इसका पथांतर ज्ञात करने के लिए बच्चों हमने यहाँ से ये बिंदु P ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से P बिंदु से यहाँ हम लंब बना रहे हैं, इनके पथों पर लंब बना रहे हैं। ये लंब M है और ये लंब N है, ठीक है। ये 90 डिग्री है बच्चों और ये 90 डिग्री है। क्या अब आप ही देखें, नाम दे देता हूँ कि बच्चों ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। अब A से लेकर M तक का जो भाग है, अब आप ये देखेंगे कि क्या AM आपको BM के इक्वल दिखाई दे रहा है क्या? देखो अच्छे से देखिए आप, AM, ये AM, A से लेकर ये M आ गया, ठीक है। B से लेकर ये P आ गया, B से P है ना। A से लेकर M तक और B से लेकर P तक, मतलब ये वाला भाग समान दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये वाला जो भाग होगा वो आपतित किरणों का क्या होगा बच्चों, पथांतर होगा, ठीक है, जिसको हम डेल्टा से लिखेंगे। ऐसे हम देखें यहां पर तो एन डी किसके इक्वल है बच्चों, CP के इक्वल है। देख लो एन, ये रहा एन 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 एन, ये डी, ये वाला पथ किसके इक्वल है, ये P से लेकर C वाले पथ के इक्वल है। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग क्या बच गया आपके पास, पथांतर बच गया, डेल्टा मान लेते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कुल पथांतर आ रहा कितना है। पथ का अंतर तो आ गया, क्यों आ गया कि निकल क्रिस्टल का अलग अलग जालों पर इलेक्ट्रॉन आपतित होंगे, तो कुछ को समय ज्यादा लगेगा निकल कर आने में, कुछ को समय कम लगेगा, पथ का अंतर बनेगा। पथ का अंतर बनेगा तो पथांतर हमारे पास कितना बना है भाई, यहाँ पथांतर डेल्टा कितना बनेगा, M, इसको पॉइंट को नाम दे देता हूँ बच्चों, O है अपने पास में। तो पथांतर क्या बना, OM बना और ON बना। कौन कौन सा पथांतर बना बच्चों, OM और ON पथांतर बन गया। यदि हम इस ON का मान निकालने में सक्सेस हो गए तो हमारे पास पथांतर आ जाएगा, ठीक है। और वही पथांतर हमें ज्ञात करना भी है। पथांतर देखो अब कैसे ज्ञात करो, अच्छे से समझे इस बात को, कैसे हम पथांतर को ज्ञात करें। तो बच्चों ये वाला जो कोण है, ये मैं मान लेता हूं फाई है। ये कोण कितना मान लिया मैंने, फाई मान लिया। तो ये कोण फाई होगा, तो ये वाला जो कोण होगा वो भी बच्चों कितना रहेगा, फाई रहेगा। और ये वाला कोण भी अपने पास कितना रहेगा, फाई रहेगा, ठीक है। ये वाला नहीं, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ये वाला कोण फाई है तो ये वाला कोण भी कितना अपने पास, फाई रहेगा। और ये वाला कोण भी कितना रहेगा बच्चों, फाई रहेगा। मतलब ये वाला कोण, ये दूसरे जालक से कोण फाई मान लिया तो ये फाई होगा। तो बच्चों ये वाला कोण कितना का होगा, ढंग से देखे, ढंग से जो मैं बात बता रहा हूँ उसको ढंग से देखे, ठीक है, रिपीट करके देख लेना चाहिए कि ये कोण हमने फाई मान लिया, ठीक है। अच्छे से देखना, ये कोण फाई है अपने पास में, तो ये कोण भी फाई रहेगा। ये कोण फाई माना तो ये कोण भी फाई रहेगा। ये कोण फाई रहेगा तो बच्चों ये वाला कोण कितने का रहेगा, ब्लैक इससे कर देता हूँ इसको ना, ये वाला कोण चाहिए हमें तो मेन तो ये कोण कितना रहेगा, जो ब्लू वाले से हमने कर रखा है ना, ये कोण कितना रहेगा। तो यदि बच्चों हम बात करें ये पूरा कोण 90 डिग्री का रहेगा, तो ये ब्लू वाला जो कोण रहेगा, यहाँ लिख देता हूँ, वो कितना रहेगा, 90 - फाई रहेगा। ये वाला कोण कितना रहेगा, 90 - फाई। यानी इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा साइड में बनाते हैं, इस तरीके से दिखाई दे रहा है अपने को, ये इस तरीके से, ये यहाँ पर, ठीक है। ये कौन सा बिंदु है, O बिंदु है। ये M बिंदु है अपने पास में, 90 डिग्री है। और ये कौन सा बिंदु, N बिंदु है। ये जो दूरी है ये तो क्रिस्टल जालकों के मध्य की दूरी है, तो ये तो D हो गया आपके पास में। और ये कोण कितने का है, 90 डिग्री का है, ये वाला D हो गया। ये कोण 90 डिग्री का है। ये वाला कोण कितने का बच्चों, फाई मान रखा, तो ये वाला कोण कितना का हो जाएगा, 90 - फाई हो जाएगा। और अदर ये कोण भी कितना हो जाएगा, 90 - फाई हो जाएगा। मतलब ये वाले जो कोण है, ये वाले कोण है, ये कितने के हैं, 90 - फाई के हैं, ठीक है।
90 माइनस फाई है। तो एक बार ये डायग्राम आप बना लीजिए, इसको साफ मुझे करना है। तो ये कोण की बात हमें समझ में आ गई कि ये 90 माइनस फाई कोण है। तो दो त्रिभुज आप बन गए अपने पास में। एक तो त्रिभुज कौन सा बना बच्चों, PMO, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। यानी हमारे पास जो त्रिभुज बना है, दो त्रिभुज बन रहे हैं जिसमें हम पतांतर निकाल सकते हैं। ये वाले त्रिभुज छोटे बना रहा हूं थोड़े से, कोणों की बात हमने कर ली है। तो ये देखो, ये कोण कितने का पता है अभी, 90 माइनस फाई का है, ये 90 डिग्री है। ये M है, ये O है, ये N है और ये P है। ये कोण भी कितने का है बच्चों, 90 माइनस फाई का है और ये कोण 90 डिग्री का है। और ये दोनों की कॉमन भुजा D है। तो देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये D वाला तो क्या होगा, कर्ण हो गया। और ये कोण है 90 माइनस फाई, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये आधार हो गया दोनों में, ये दोनों में आधार हो गया आपके पास में। हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, OM और ON का मान ज्ञात करना है, क्योंकि ये पतांतर है। और OM ON को ज्ञात करने के लिए आपको आधार ज्ञात करना है और कर्ण हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज में, त्रिभुज OMP में एक त्रिभुज से निकाल दो, एक त्रिभुज से आधार निकाल दो, वही दूसरे त्रिभुज का भी आधार रहेगा। दूसरे त्रिभुज में भी कोण एज इट इज आ रहे, दूरी एज इट इज आ रहे। तो यहाँ कोस कोण, कोण कितना है बच्चों, यहाँ कोस थीटा निकाल रहा हूं, यानी कोस में कोण निकाल रहा हूं। कोण कितना है, 90 माइनस फाई है, 90 माइनस फाई। और कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा आधार, आधार क्या है बच्चों, OM है। और कर्ण कितना है इसका, D है। तो यहाँ से OM इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, D कोस 90 माइनस फाई आएगा। और कोस 90 माइनस फाई यानी कोस 90 माइनस फाई यानी कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो जो साइन थीटा होता है। थीटा यानी कोण, यहाँ कोण कितना अपने पास फाई है। तो OM कितना है बच्चों अपने पास, D साइन फाई। तो OM तो आ गया, तो OM आ गया, तो ON भी कितना आएगा बच्चों, D साइन फाई ही आएगा। थर्ड आ गया। और इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से एक बार देखते बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है क्या वही यहाँ से, ठीक है, चल रहा है अभी तक काम। तो यहाँ पतांतर हमें चाहिए, ठीक है। और यहाँ पतांतर चाहिए, तो पतांतर अब कितना आ जाएगा बच्चों, OM ON को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2D साइन फाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। हो गया भाई नोट, पॉज करके नोट किया करें। तो ये है पतांतर, पता चल गया कितना आ गया बच्चा, 2D साइन फाई अपने पास पतांतर आ गया। अब इसको हम साफ कर देते हैं भाई, पतांतर को लिख लेते हैं। तो पतांतर अपने पास आया है यहाँ पथ का अंतर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन आपतित होकर परिकिणित होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों के मध्य पतांतर कितना आता है बच्चों, 2D साइन फाई आता है। अब जो डेविडसन और जर्मर है उन्होंने 54 वोल्ट पर 50 डिग्री के लिए, 54 वोल्ट पर 50 डिग्री के लिए अधिकतम तीव्रता का आकलन किया। और बच्चों अधिकतम तीव्रता की स्थिति में, अधिकतम तीव्रता में जो विवर्तन होता है उसमें पतांतर n लैम्डा के बराबर होता है। जहाँ n 1 2 3 इस तरीके से अपने पास हो सकता है। तो अधिकतम की स्थिति में आया, अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉनों का कितना है, 2D साइन फाई पतांतर है। और अधिकतम तीव्रता के लिए हमें देखना है, तो अधिकतम तीव्रता के लिए पतांतर n लैम्डा होता है। तो n लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, 2D साइन फाई आ गया। तो ये n यहाँ 1 ले लेते हैं भी, ठीक है। तो लैम्डा कितना आ गया आपके पास, 2D साइन फाई आ गया। अब बच्चों हमें यहाँ पर D का मान तो पता 0.9, हमें यहाँ फाई का मान नहीं पता। अब हम यहाँ फाई का मान निकालेंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इनकी यहाँ डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात करेंगे। कहाँ पर ज्ञात करेंगे, वहां ज्ञात करेंगे जहां तीव्रता अधिकतम प्राप्त हो रही है, कि वहां इलेक्ट्रॉन से जो तरंगें निकल रही है उनकी तरंगदैर्ध्य कितनी होगी, हम इस फॉर्मूले से यहाँ ज्ञात कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फाई का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो अच्छा अब देखो वापस कोण की बात हम देखते हैं, अच्छे से समझना बच्चों। यहाँ थोड़ा डायग्राम अपने पास में बहुत सारा जटिल हो चुका, थोड़ा इजी कर देता हूँ। ये काम नहीं आ रहा अपने पास में, इसको मैं एक बार यहाँ से हटाने की कोशिश करता हूँ ताकि अब ये फाई वाला आकलन हमें समझ में आए, ठीक है। देखो अब थोड़ा कम हो गया बाहर इस पर। ये बच्चों क्या है अपने पास, फाई है, ये फाई, इस फाई का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये θy2 का होगा और ये कोण भी कितने का होगा, θy2 का होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये एक तरीके से अभिलंब हुआ और कोण बराबर होंगे तो टोटल कोण 50 डिग्री का है। तो ये θy2 के अकॉर्डिंग, ये θy2 के अकॉर्डिंग
ये कोण कितने डिग्री का होगा बच्चों, 25 डिग्री का, और ये कोण भी कितने का होगा, 25 डिग्री का। ठीक है, हमें इस फाई का मान चाहिए, तो ये बच्चों ये पूरा कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का। ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। यदि ये पूरा कोण 90 डिग्री का होगा तो हमें तो ये वाला कोण चाहिए केवल, ये फाई का मान है। अच्छे से समझना, देखो मैं क्या बता रहा हूँ। ये तो कोण हमने निकाल लिया 25 डिग्री का, ये पूरा कोण 90 डिग्री का, तो हमें ये कोण यदि चाहिए तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, यानी कितने डिग्री का होगा बच्चों, 65 डिग्री का रहेगा। तो यहाँ फाई का मान अपने पास, ये इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य 2d, डी का मान बच्चों 0.91 एंगस्ट्रॉम है, और ये क्या आ जाएगा, साइन फाई, साइन फाई यानी 65 डिग्री। इसको जब हल किया गया तो ये आया बच्चों ये अपने पास आया 1.65 एंगस्ट्रॉम। अब हम इस ये प्रयोग करने के बाद में इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का हमने आकलन कर लिया भाई, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का हमने आकलन कर लिया। हम ये कह सकते हैं कैसे, चलो डी ब्रोगली नहीं बोल रहे, हमने ब्रेग ने इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करके बता दी। ब्रेग ने जो अपने पास में प्रयोग हो रहा था डेविडसन और जर्मर का, उसमें जो इलेक्ट्रॉन जिस बिंदु पर तीव्रता अधिकतम बता रहा था, वहां पर इन्होंने क्या ज्ञात करके बता दिया बच्चों, अपने पास तरंगदैर्ध्य ज्ञात कर। क्या डी ब्रोगली के अनुसार तरंगदैर्ध्य कितनी होगी, डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या होती है बच्चों, लास्ट क्लास में बताया मैंने, 12.27/√v होती है। तो अब इसके अनुसार देखते हैं, 12.27 और v क्या, वीवो भी अधिकतम लेंगे, अधिकतम कितने पर प्राप्त हुआ, 54 वोल्ट पर। इसको हल किया गया तो ये आया लगभग 1.67 एंगस्ट्रॉम। अब देखें दोनों में, ये तो ब्रेग ने प्रयोग करके इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य निकाली, ये अपने उन्होंने कॉन्सेप्ट से निकाली। नाम देखो, ये तो किसने बताया बच्चों, ब्रेग ने अपने प्रयोग के आधार पर बताया। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य डी ब्रोगली ने अपने परिकल्पना से बताई। और देखिए दोनों के लगभग कितने निकटतम मान प्राप्त हो रहे हैं, यानी डी ब्रोगली की अवधारणा बिल्कुल करेक्ट थी। कण प्रकृति जो होता है वो तरंग के रूप में भी रहता है, कणों का क्या होता है, द्वैत प्रकृति होता है। इस तरीके से बाद में ये चीजें अपने पास में प्रूफ हुई। अब फटाफट से एक टॉपिक और रह रहा बच्चों, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हम उसको पढ़ते हैं, जब तक आप ये नोट कर लीजिए। तो देखते हैं बच्चों हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो बच्चों ये जितने भी वैज्ञानिक है जो ये मान के चले कि इन्हीं चीज़ों को बहुत वर्क किया है। ये उस समय वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो बहुत सारे रिसर्च इन्होंने किए क्वांटम सिद्धांत से संबंधित। हाइजेनबर्ग ने भी एक बहुत अच्छा सिद्धांत दिया और बिल्कुल करेक्ट सिद्धांत इन्होंने दिया। इन्होंने क्या कहा, दो बातों को ये चीज एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। तो एक शब्द आ रहा है बच्चों, पहले हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, अनिश्चितता। अनिश्चितता का मतलब अपने पास क्या होता है, त्रुटि, यानी निश्चित मान प्राप्त नहीं होना। निश्चित मान प्राप्त नहीं होना मतलब त्रुटि प्राप्त होना। इन्होंने क्या कहा कि जैसे एक एग्जाम्पल इन्होंने क्या कहा कि जैसे कोई कार चला रहा है और कार का स्पीड बहुत ज़्यादा है। कोई कार चला रहा है और कार का स्पीड क्या है बच्चों, बहुत ज़्यादा है, और उससे कहा गया कि स्पीड बताओ। तो मान लो उसने स्पीड तो बता दिया कि मेरी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। साहब पुलिस वाले ने पकड़ लिया, पुलिस वाले ने चालान काटने की कोशिश की, इसका स्पीड पूछा कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मैं क्या कर रहा हूँ, कार चला रहा हूँ। तो फिर उससे पूछेगा कि फिर तुम्हारी यहाँ पोजीशन कितनी है भाई, तुम्हारी स्थिति कितनी है। तो यदि बच्चे 200 किलोमीटर प्रति घंटा उसने 100% सही बताया है, यदि उसने अपना स्पीड 100% सही बताया है तो फिर वो अपनी स्थिति 100% सही नहीं बताएगा। फिर स्थिति में कुछ ना कुछ त्रुटि उसके पास रहेगी। यानी इस बेसिस पर वो क्या चीज एक्सप्लेन करना चाह रहे थे वो यहाँ मेन समझते हैं। वो ये कहना चाह रहे थे कि एक समय पर जो सूक्ष्म कण अपने पास होते हैं, जो छोटे कण होते हैं, सूक्ष्म कणों की स्थिति एवं संवेग की अनिश्चितता की संवेग की ये मापन कर लेते हैं। संवेग का मापन एक साथ संभव नहीं है, एक साथ संभव
नहीं है। और ये बच्चों छोटे कणों के लिए लागू होता है, बड़े कणों के लिए ये लागू नहीं होता है। यानी ये कहा कि एक समय पर आप सूक्ष्म कण, छोटे कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो भी होते हैं, उनकी स्थिति और संवेग, संवेग यानी वेग भी हम कह सकते हैं, उनका एक साथ आप 100% मापन नहीं कर सकते। उनमें शुद्धता 100% मापन की नहीं रह सकती। आप एक्यूरेट मेजरमेंट दोनों का एक साथ नहीं कर सकते। यदि आपने स्थिति का एक्यूरेट मेजरमेंट कर दिया है तो आपके संवेग में अनिश्चितता अनंत हो जाएगी, संवेग में त्रुटि अनंत हो जाएगी। और इन्होंने क्या बताया इसके लिए, क्या कहा कि यदि बच्चों स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स है, संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी है, तो इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो h/4 से, h यहाँ प्लांक नियतांक होता है, या तो उसके बराबर आता है, या इन दोनों का गुणनफल जो होता है h/4 से अधिक आता है। दोनों को मिक्स करके लिखे तो लिखा जाएगा डेल्टा एक्स गुना डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल होगा किसके, h/4 के। यानी उन्होंने क्या कहा कि ये डेल्टा पी, ठीक है, कि स्थिति और संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल h/4 से अधिक या बराबर होता है। अब जैसे मान लो कि वो ये कहते हैं कि डेल्टा एक्स का मतलब क्या है बच्चों, स्थिति में अनिश्चितता यानी स्थिति में त्रुटि। वो ये कहते हैं कि स्थिति में अनिश्चितता कुछ भी प्राप्त नहीं हो रही है। स्थिति में अनिश्चितता यानी स्थिति में कोई भी त्रुटि अपने को प्राप्त नहीं हो रही है, एरर कुछ भी नहीं आ रहा उसके मेजरमेंट में। तो देखो डेल्टा पी में क्या रहेगा, डेल्टा पी बराबर क्या होगा, h/4 डेल्टा एक्स, h/4 डेल्टा एक्स यानी 0। तो डेल्टा पी कितना हो गया बच्चों, अनंत हो गया। यानी यदि स्थिति में अनिश्चितता कुछ भी नहीं है, आप स्थिति में बिल्कुल 100% परिशुद्ध मापन कर रहे हैं, आपकी स्थिति में कोई भी त्रुटि नहीं आ रही है, अनिश्चितता कुछ भी नहीं आ रही है, तो संवेग में अनिश्चितता अनंत आएगी, यानी संवेग का बिल्कुल भी एक्यूरेट मापन संभव नहीं है। इसी प्रकार बच्चों यदि डेल्टा पी कितना कर दूं, 0 कर दूं, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। यानी इस कंडीशन पर अपने पास में स्थिति में अनिश्चितता क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, यदि संवेग में कोई भी अनिश्चितता प्राप्त नहीं हो रही है। यानी संवेग का यदि आपने 100% परिशुद्ध मापन कर दिया है तो स्थिति में अनिश्चितता कितनी रहेगी, अनंत रहेगी। और भी यदि हम बात करें कि बच्चों हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स गुणा डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या होता है, m डेल्टा वी होता है, तो h/4 हो गया। हम इसके बेसिस पर ही ये बात आपको बता रहे थे कि जैसे डेल्टा एक्स कितना है, 0 है, स्थिति में कोई अनिश्चितता प्राप्त नहीं हो रही है, तो संवेग में अनिश्चितता कितनी थी, अनंत थी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वेग में अनिश्चितता कितनी होगी, अनंत होगी। और वेग में अनिश्चितता आपके पास 0 है, तो स्थिति में अनिश्चितता कितनी होने वाली है, अनंत होने वाली है। बात क्लियर है अपने पास में। यानी हाइजेनबर्ग ये कहना चाह रहे थे कि दोनों का एक साथ कभी भी एक समय पर आप 100% शुद्ध मापन नहीं कर सकते, मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। यही बात बच्चों उन्होंने किसके लिए बताई, तो दो कॉम्बिनेशन के लिए और इन्होंने बताई कि जिस प्रकार इन दोनों की अनिश्चितताओं का मापन आप एक साथ नहीं कर सकते, वैसे ही ऊर्जा की अनिश्चितता और समय की अनिश्चितता का गुणनफल भी h/4 के बराबर या उससे अधिक होता है। यानी दूसरे स्टेटमेंट में इसको हम क्या कहें कि ई ऊर्जा में और समय का मापन का अनिश्चितता, यानी ऊर्जा और समय जो है हम उनका मापन भी एक साथ एक्यूरेट नहीं कर सकते हैं। वैसे ही जैसे डेल्टा एक्स क्या है, विस्थापन है, विस्थापन की जगह यहाँ ले लेते हैं कोणीय विस्थापन, डेल्टा क्यू। ये कौन है बच्चों अपने पास में, डेल्टा पी कौन है, संवेग है, तो ये डेल्टा जे ले लो। डेल्टा जे क्या है, कोणीय संवेग है। ये कौन है बच्चों, कोणीय संवेग है, ये कोणीय संवेग है, और ये कोणीय विस्थापन है, ये कोणीय विस्थापन आपके पास है। तो इन्होंने ये बात भी कही कि जिस प्रकार से आप संवेग और स्थिति में एक साथ मापन नहीं कर सकते, वैसा आप ऊर्जा और समय का भी एक साथ मापन नहीं कर सकते, एक समय पर आप इनका एक्यूरेट मापन नहीं कर सकते। ऐसे ही कोणीय विस्थापन और कोणीय संवेग का भी आप 100% एक समय पर एक्यूरेट मापन दोनों का एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो ये इन दोनों के साथ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में भी अपने पास रह सकता है। तो ये था अपने पास बच्चों अनिश्चितता का सिद्धांत। तो ये बच्चों आज अपने पास एटम का चैप्टर कंप्लीट है, सॉरी ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम एटम परमाणु की बात करेंगे। परमाणु कोशिश हम करेंगे कि परमाणु की जो क्लास है हम 2 या 3 क्लास में उसको खत्म करते, तो लास्ट हम 2 या 3 क्लास में उसको खत्म कर देंगे।
न्यूमेरिकल बच्चों हमने इस चैप्टर के करवा रखे हैं। न्यूमेरिकल आप इंग्लिश में देख सकते हैं, न्यूमेरिकल में आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। हर चैप्टर की प्लेलिस्ट बन रखी है बच्चों। अब जैसे हिंदी मीडियम में तो पहले ही लिखा हुआ होगा हिंदी क्लास 12 चैप्टर कौन सा, ये वाला चैप्टर। कभी भी सर्च करना हो बच्चों नाम, तो सर्चिंग में तो आपको इंग्लिश वर्ड ही लिखना पड़ेगा, जैसे हिजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन हिंदी मीडियम। तो हिंदी मीडियम भी मेरा नाम लिख दीजिए, तो आपको सर्च करेंगे तो मेरे नाम से ये अपने पास डिटेल आ जाएगी। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम की प्लेलिस्ट आपको अलग दिखाई देगी, इंग्लिश मीडियम की प्लेलिस्ट आपको अलग दिखाई देगी। अभी न्यूमेरिकल आपको करना है, देखना है, तो आप हिंदी मीडियम के न्यूमेरिकल इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। न्यूमेरिकल में कोई ज़्यादा इशू नहीं आता है, फिर बाद में हम हिंदी मीडियम के भी न्यूमेरिकल अलग से बना देंगे। तो ये टॉपिक है, उम्मीद है बच्चों समझ में आए। और फिर भी कुछ बात आपको पूछना रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप पढ़ते रहिए बच्चों, ताकि आपका रिजल्ट बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आपके पास आना चाहिए। ठीक है, तो आप लाइक भी किया करें बच्चों, सब्सक्राइब भी आप किया करें, कोशिश किया करें कि आप अपने फ्रेंड्स को ये शेयर भी करें। ठीक है, तो ताकि मुझे भी बच्चों बहुत मोटिवेशन इन चीज़ों से मिलता है, और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और बहुत अच्छी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अभी तो बच्चों हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा जो बोर्ड लेवल है, हमारा कोई भी बोर्ड लेवल हो, हम उसको कंप्लीट करवा दें। उसके बाद में हम चाहते हैं कि जो भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज हम नीट है और आईआईटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी टॉपिक्स होते हैं, हम उनको ही पढ़ेंगे। यानी आईआईटी नीट की क्लासेस के जो टॉपिक्स होंगे, उनकी प्लेलिस्ट, उनके वीडियोस, उनके क्लासेस बिल्कुल सेपरेट आपको मिलेगी। अभी आप बोर्ड लेवल का एक बार देख लीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।